जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मक़ाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके और कैसे हैं? बहुत फरमाइशें थी इस चीज़ की कि जी सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी जो है आप रिलीज़ करें, उसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आना चाहिए। मैं कोशिश ये कर रही थी और मैं सोच ही रही थी कि थोड़े से सब्सक्राइबर और लाइक्स ज़्यादा हो जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर किसी से मिस भी हो जाती है जो भी वीडियोस मेरी हैं और बाद में उनको पता चलता है, तो वो दोबारा से मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखना चाह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इंतज़ार कराना बेहतर नहीं है। लिहाजा मैंने कहा कि पार्ट 2 को हम आज जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो जी आज पार्ट 2 है और जो हमने स्टोरी जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ से मैं आगे इसको लेकर चलती हूँ। तो जनाब बात ये थी कि जी मैंने जब मुझे पता चला कि मेरी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं और बहुत ज़्यादा अपसेटिंग भी हैं, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ाऊँगी। सवाल मैंने इस चीज़ पे छोड़ा था, फर्स्ट पार्ट मैंने इस सवाल के ऊपर बल्कि छोड़ा था कि क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, या फिर मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था, प्रॉस एंड कॉन्स नहीं पता थे। ये नहीं पता था ये बीमारी क्या है, आगे चल के क्या हो सकती है और कितनी डेडली है, और इस बीमारी से मेरी ज़िंदगी पे क्या अच्छा असर पड़ेगा, क्या बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम था। इस वजह से जो पहली बात जहन में आई कि नहीं कराते ये ट्रीटमेंट, इतनी हैसल करने का क्या फ़ायदा है, और ठीक है चलने दो। लेकिन ये नहीं पता था कि इसका कराना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी जान पे बनाएगी। लिहाजा मैं जो हूँ सऊदी अरब चली गई। सऊदी अरब जाने के बाद जब अल्लाह ताला को किसी इंसान को जो है किसी मरहले से गुजारना होता है या किसी बीमारी से बचाना होता है, तो उसके ऐसे ऐसे असबाब पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि आपका जहन कबूल करने को तैयार नहीं होता, और कभी ऐसा भी होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ यूँ हुआ कि जब मैं सऊदी अरब चली गई और मैंने इस ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया, तो मैं अपने जाने के कुछ अरसे के बाद मैं उम्रा के लिए मैंने जो है रफ्ता सफ़र बांधा। और जब मैं उम्रा के लिए निकली हूँ तो तकरीबन रात के कोई 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था कि मेरा वहाँ पे मक्का रोड के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सा एक्सीडेंट हुआ। जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे उस जगह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद है कि वो जगह मशहूर है कि वहाँ अक्सर व बेशतर एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत डेडली होते हैं, बहुत कम लोग उसमें सरवाइव करते हैं। और क्योंकि वो मक्का से बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं था, कोई मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स पहले था। अच्छा, मक्का रोड्स मुझे अभी रिसेंटली मैं बाय रोड नहीं गई हूँ, तो इसलिए मुझे मक्का रोड्स का अभी का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त मक्का रोड्स जो है मदीना रोड्स की तरह बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, और जो कैट आई उस पर लगी हुई है। रात के वक्त वहाँ पे सफ़र करना बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपका विजन ब्लर हो जाता है जब आप मुस्तकिल जो है रोड की तरफ देख रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो ड्राइविंग सीट पे लोग थे उनके साथ भी हुआ। शायद नींद आ गई, मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहरहाल किसी गाड़ी ने पीछे से हिट किया और हिट करने के नतीजे में मेरी गाड़ी लेफ़्ट साइड के ऊपर, और जिस तरफ से गाड़ी हिट हुई वो मेरा वाला साइड नहीं था। मैं दूसरी साइड पे थी और मुझे इतना ज़ोर का जर्क लगा कि मैं आगे की तरफ जाके सीट के पास गिरी, और मेरा ये वाला जो शोल्डर है राइट शोल्डर ये डिसलोकेट हो गया और ये बाकायदा मेरे सीने के ऊपर आ गया था।
रात का टाइम था, मक्का की रोड थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगी। सिर्फ़ ये बता दूँ कि उस डेडली एक्सीडेंट के बाद मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। पाकिस्तान आई, मैंने यहाँ पे इसका एमआरआई कराया, फिर हाथ तो जुड़ गया, और जो है अ, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। उसके बाद मुझे तकरीबन 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा गया, क्योंकि मैं बिल्कुल हाथ मूव नहीं कर सकती थी। अब बताने का मकसद ये है कि ये जो एक चीज़ है, यानी ये जो एक्सीडेंट है मेरी लाइफ में क्यों आया। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं शायद 1 साल सऊदी अरब में रह रही होती, मैं वापस नहीं आ रही होती, मेरा इरादा नहीं था। लेकिन उस 3 महीने में 3 महीने की वजह से जो मैं बेड पे थी, मुझे पाकिस्तान वापस आना था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। मैं पाकिस्तान वापस आई, यहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और मेरा हाथ जो है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे घर वालों ने कन्विंस किया, मुझे सब ने कन्विंस किया, क्योंकि जब ये पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे कि ऐसा करना चाहिए। लिहाजा फिर मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गई एक दिन अपने एक चेकअप के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर निहाल मसूद, जो कि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ही इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर। मैंने इतना मतलब बहुत अच्छे इंसान दोस्त, और बहुत हम्बल, बहुत जेंटलमैन, बहुत ज़बरदस्त इंसान है डॉक्टर निहाल मसूद, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे बिल्कुल इस तरीके से मेरी ट्रीटमेंट की है कि मैं इतनी उन पे डिपेंडेंट हो गई थी कि अगर डॉक्टर साहब मुझे ये कहते कि मारुफ तुम बचोगी, तो मैं सोचती थी अच्छा मैं बच जाऊँगी, और अगर वो कहते कि नहीं तो मैं नहीं, इतना ज़्यादा मैं उनको फॉलो करती थी। तो मैं आगा खान, मुझे अच्छी तरीके से ये बात याद है कि मैं वहाँ गई थी किसी और काम के लिए, लेकिन जब उन्होंने मुझे उनको ये पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो सारे डॉक्टर्स ने मुझे एक कमरे अपन कर लिया, जिसमें पेश थे डॉक्टर निहाल मसूद, जो उस वक्त ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। उसी के साथ डॉक्टर शाइस्ता खान, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल ब्रेस्ट सर्जन, वेरी वेरी एक्सपीरियंस लेडी, एंड बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह इन सब को जो है बहुत नेकियां दे जो वो ये कर रहे हैं, कि बहुत अच्छी खातून है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरी उस वक्त एज भी कम थी, तो उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे समझाया, मेरा चेकअप किया, और उसके बाद मुझे जो है बाकायदा काउंसलिंग की गई, और मुझे जो है इस बात पे राज़ी किया गया कि मैं अपना इलाज कराऊं। तो बहरहाल मेरा इलाज शुरू हुआ, मेरे टेस्ट शुरू हुए, और जैसे जैसे टेस्ट होते हैं, अच्छा हमारे पास पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स की जितनी ड्यूरेशन होती है, वो तो चले एक बात है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसा कोई इस तरीके से कोई रिपोर्ट है जिसको 3 दिन लगने हैं या 4 दिन लगने हैं, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट जैसे सीबीसी है, ये बहुत आराम से बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो कि बहुत टाइम लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा मुस्तकिल उलझन में होता है। अच्छा, मैं तो बहुत क्यूरियस थी, तो मैं जैसे ही कोई टेस्ट होता था, पहले तो मैं फ़ौरन जाके पढ़ती थी कि वो टेस्ट क्या है और किस लिए किया जाता है, और जब उसका रिज़ल्ट आता था तो मैं वो रिज़ल्ट भी पढ़ती थी, डॉक्टर से पहले पढ़ लिया करती थी, और समझने की कोशिश करती थी कि ये क्या है, और इसका क्या रिज़ल्ट आया है, मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मेरे घर वालों ने बाकायदा से नेट ऑफ करना शुरू कर दिया था, मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे लैपटॉप नहीं दे रहे होते थे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि बहुत टाइम, इट वॉज़ लाइक 2008 की बात है। खैर बहरहाल टेस्ट हुए, और टेस्ट होने के बाद जिस वक्त टेस्ट स्टार्ट हुए थे, आई वॉज़ इन माई स्टेज 1, और जब टेस्ट पूरे कंप्लीट हो गए तो आई वॉज़ एट स्टेज 2। और उस वक्त एक थॉट नहीं, बल्कि एक डिसीजन, एक ओपिनियन ये भी आया कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ 3 महीने की है, और 3 महीने के बाद कुछ नहीं पता कि क्या होगा, बिकॉज़ बहुत हद तक चीज़ें जो है बिगड़ गई हैं। उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि लोगों को लग रहा था कि मेरे लोअर एब्डोमेन के अंदर भी है, और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी है, मेरे हाथ के अंदर भी है, मेरे लंग्स में भी है। तो लेकिन मेरी जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनकी गट फीलिंग थी, जो कि जिनका नाम है खालदा खानम, वो भी बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है, डॉक्टर खालदा खानम। और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी गट फीलिंग ये है कि तुम्हें जो है लोअर एब्डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, और तुम्हें बस एक ही कैंसर है, सिंगल कैंसर है। लिहाजा मेरा जो है, फिर मेरा पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाया गया,
डॉक्टर्स बैठे और बैठे सारी एक बड़ी सी मीटिंग हुई उस वक्त जो मुझे पता है, बायोप्सी हुई, फिर चेकअप्स हुए, फिर डिफरेंट टेस्ट के मरहले थे। इन सारों में जो अच्छी बात थी ना वो ये थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही होती थी, मेरी बहनें होती थी, मेरे बहनोई भी होते थे, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बहुत अच्छा ड्रेस्ड होके जाती थी। मुझे पैंट शर्ट पहनने का बहुत शौक था, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, और मुझे वैसे भी तैयार होने का बड़ा शौक है, तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाती थी। हम हंसते खेलते जाते थे, टेस्ट कराते थे, वापसी पे कभी गोला गंडा खा रहे हैं, कभी हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई टेंशन लेके सर पे सवार करके हम नहीं कर रहे होते थे एक चीज़, हम खुश दिली के साथ कर रहे होते थे कि अब जो है वो तो है, और बाकायदा हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते थे कि जी और एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक जुमला जो था वो हम बोल रहे होते थे कि आई हैव कैंसर, कैंसर डजंट हैव मी। तो और उस माहौल की वजह से मुझे बात की संगीनी नहीं पता चलती थी। मैं बेशक रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, लेकिन मुझे वो सब कुछ बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब चल रहा है, और एक उस बड़ी नींद के बाद मैं नींद से जाग जाऊंगी। कभी और मिली जुली कैफियत थी। कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आती थी जिसमें कहा जाता था कि जी लिवर पे आ गया। तो जिस दिन मुझे याद है ये पता चला कि मेरे लिवर में भी शायद है, उस दिन मैंने उम्मीद छोड़ दी थी बाकायदा। मैंने कहा लिवर पे आ गया इसका मतलब है कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो ये एक मिली जुली कैफियत थी मेरी जब मुझे डायग्नोसिस का सिलसिला चल रहा था। कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कभी मायूसी बहुत बढ़ जाती थी, कभी घर वालों को देख रही होती थी तो, और मेरे पास जीने की बड़ी वजूहत थी। सबसे बड़ी वजह थी मेरी मॉम, मेरे माँ बाप ज़िंदा थे और मेरी माँ एक इंतहाई केयरिंग मदर थी। दूसरी मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन, मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी, वो तो बाकायदा बेचारी अमेरिका से दौड़ी भागी चली आई। उसने अपना करियर दांव पे लगाया। उस वक्त वो अगर अमेरिका में सेट हो जाती तो शायद बाद में उसके लिए बहुत बेहतरीन होता वक्त, लेकिन उसने सिर्फ मेरी खातिर के मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब दौड़ती भागती वो अमेरिका से वापस आ गई, और आके उसने यहाँ पे जो है हर टेस्ट में वो मेरे साथ थी। मेरी उससे बड़ी बहन जो थी वो थी, मेरे बहनोई थे। तो और सबसे ज़्यादा मेरी माँ, जिन्होंने बहुत मुझे तसल्लियाँ दी, और मुझे बार बार वो एक ही लफ्ज़ कहा करती थी कि बेटा अल्लाह पे छोड़ दो, बेटा अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। बिकॉज वॉट शी बिलीव्स एंड वॉट आई बिलीव कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड फॉर अ गुड रीज़न। तो किसी भी चीज़ को इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। चीज़ें होती हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त को अगर आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इस वक्त गुजार सकते हैं। अच्छा जी, अब इससे आगे क्या हुआ? जब डायग्नोसिस का सिलसिला ख़त्म हो गया और जब ये गट फीलिंग आई मेरी गायनोकोलॉजिस्ट के कि जी मुझे एक सिंगल कैंसर है, और जब ये प्लान किया गया कि जी अब किस तरीके से जो है सर्जरी की जाएगी, तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि मैं थर्ड पार्ट के अंदर बताऊंगी आपको कि उसमें क्या हुआ और किस तरीके से ट्रीटमेंट को प्लान किया गया, ट्रीटमेंट कहाँ पहुँचा, और फिर जो है उससे आगे हम तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो फिर वही बात है कि स्टे कनेक्टेड पार्ट 3 में, और पार्ट 3 को देखने के लिए फिर जो है मेरे साथ कनेक्ट रहिए, और बताऊंगी कि पार्ट 3 में मेरे साथ क्या हुआ था और फिर मैंने आगे से क्या किया। लेकिन उससे पहले फिर वही बात, खुश रहिए, हंसिए, बोलिए, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारिए। एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, और कैसे भी हालात हों ज़िंदगी चलती रहती है। तो अब ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा से आप से मिलेंगे पार्ट 3 में। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से।